सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ विच के साथ इंपियल बोन्सी एरिया में पहुंच गया, जहां कुछ मरे हुए बीस्ट जो अपने जुनून की वजह से जिंदा थे, उन्होंने उन दोनों पर अटैक कर दिया। वो दोनों उनके हमलों से बच रहे थे, पर उसका भागना संभव नहीं था। इसीलिए विच ने अपने मैजिक बिट की मदद से एक पावरफुल अटैक किया और उन पांचों बीस्ट को खत्म कर दिया। फिर वो दोनों फिनिक्स माउंटेन पर आ गए थे, पर वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सारणी मौजूद थी, जिससे वो जेनवांग सिटी में टेलीपोर्ट हो गए। वहाँ वो दोनों फंस गए थे। उन्होंने बाहर आने की काफी कोशिश की, पर वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनका पूरा एक महीना वहीं गुजर गया। फिर उन्हें एक जिंदा लाश नजर आई, जिसका जब उन्होंने पीछा किया तो वो एक और टेलीपोर्टेशन सारणी की वजह से मिस्टीरियस गुफा में आ गए, जहाँ एक फिनिक्स एक मौजूद था। शियाओ को उसमें फेमिलियर फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उसमें एशियन फिनिक्स का ऑरा समाई था, पर उसकी सोल नहीं थी, जिससे वो पुनर्जन्म नहीं ले सकती। शियाओ इससे काफी परेशान हुआ। विच उस फिनिक्स एक के मूल्य को जानती थी कि उसके अंदर मौजूद एसेंस एक डिवाइन ट्रेजर की तरह है। उसने उसे हासिल करने की कोशिश की, पर शियाओ ने उसे रोक दिया। विच कहती है कि क्या मेरा फिनिक्स एक को लेना ठीक नहीं होगा? जो तुम मुझे रोक रहे हो, वाकई तुम्हारे साथ परेशानी क्या है? शियाओ सोचता है कि अगर आगे चलकर आशा की एक झलक भी हो जिससे मैं एशियन फिनिक्स को जिंदा कर पाऊँ, तो मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। इसीलिए मैं इस एक को विच को नहीं दे सकता। विच उसकी चुप्पी देखकर कहती है कि अगर तुम इसे फिनिक्स एक को रखना ही चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे आसानी से हासिल किया जा सकेगा, जिस वजह से तुम इसे लेने का जोखिम उठा सकते हो। और वैसे भी तुम इस एक को अपनी वाइफ को दे सकते हो, क्योंकि उसके पास फायर एट्रीब्यूट मौजूद है, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगी। इसीलिए जब तक तुम 3000 स्टेट में लौट नहीं जाते, पूरे वक्त तुम इसे साथ रखना और प्रैक्टिस करना, जिससे इस अंडे और लिंगर दोनों के लिए ये काफी फायदेमंद होगा। शियाओ भी सोचता है कि लिंगर भी फिनिक्स की प्रैक्टिस करती है और उसमें फायर एट्रीब्यूट है, इसीलिए इमोर्टल एक बिल्कुल लिंगर के चार्म के अनुरूप ही है। पर दुर्भाग्य से मेरी यात्रा तियाशेन एकेडमी के लिए है, इसीलिए मैं अभी उसे अंडा नहीं दे पाऊंगा, पर इसे संभाल कर अपने पास रखूंगा। और वो उसे अपने हाथ में ले लेता है, पर अब वहाँ की वो पूरी रहस्यमय गुफा ढहने लगती है और उस इमोर्टल एक से एनर्जी रिलीज हुई, जिससे अब वो टेलीपोर्ट होकर वापस बाहर उस फिनिक्स माउंटेन पर आ गए थे, जहां आने के लिए वो एक महीने से कोशिश कर रहे थे। इससे विच हैरान हुई, कहती है कि हम इतने दिनों तक एशियन सिटी में फंसे रहे, क्या ये फिनिक्स एक पहले से ही चाहता था कि तुम इसे हासिल करो, पर इसने आखिर तुम्हें क्यों चुना होगा? शियाओ सोचता है कि उस मेग्मा से उभरी हुई उन बिस्टी की लाशों पर उसने अपनी कुनपिंग टेक्निक से अटैक किया था, जिससे उन्होंने उसे पहचान लिया होगा, और उसे भी उस वक्त एशियन फिनिक्स एक का विजन आया था। इसीलिए वो सोचता है कि एकमात्र यही कारण हो सकता है कि मैंने एशियन फेरी लैंड के उस जीवन का अनुभव किया। फिनिक्स गर्ल और उसके साथियों ने कई महीने सपने में गुजारे, जिससे मैं उनके साथ जुड़ गया और इस एक ने मुझे चुना होगा। शियाओ को अपने इमोर्टल दोस्तों की काफी याद आ रही थी। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि किसी दिन हम वापस जरूर मिल जाएंगे। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें चलते हुए 3 महीने गुजर गए थे, पर अभी तक वो एशियन सिटी में नहीं पहुंचे होते। विच परेशान हो गई थी। वो शियाओ से कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तियाशेन एकेडमी के थर्ड एल्डर ने हमें धोखा दिया, क्योंकि हम महीनों से चल रहे हैं, पर उस एशियन सिटी का कोई निशान नहीं मिला। पर तभी शियाओ आगे बढ़ता है और उसके अंदर मौजूद ब्लड से अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में मौजूद ब्लड उस एशियन सिटी के साथ रेजोनेट कर रहा हो। वो ब्लड ड्रॉप बाहर आती है और उस ब्लड का मोमेंटम बिल्कुल हेवन एम्परर की तरह था, जिसे देखकर विच हैरान थी, क्योंकि उसमें दुनिया को नष्ट करने की काबिलियत थी और इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के माध्यम से देखा जा सकता था। और उन्हें उसमें अब वो एशियन सिटी नजर आ जाती है। शियाओ सोचता है कि एशियन सिटी मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रही, बल्कि इस ब्लड के साथ रेजोनेट हो रही थी। इसीलिए इस ब्लड ड्रॉप का जरूर उस शहर से कोई संबंध होना चाहिए। और अब वो उस ब्लड ड्रॉप को वापस से अपने पास रख लेता है। उसे अब एशियन सिटी की लोकेशन पता चल गई थी। वो बोलता है कि अब हम वहां पहुंच सकते हैं। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम उससे बियानवांग सिटी का सीन देखते हैं, जो ही वो एशियन सिटी होती है, जो वाकई काफी मेजेस्टिक लग रही थी। शियाओ और विच वहां पहुंच गए थे। शियाओ कहता है कि एशियन सिटी तो 7 किंग के द्वारा प्रोटेक्टेड थी, तो फिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? विच बोलती है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? शियाओ कहता है कि मैं बस हैरान था और कुछ नहीं है। तुम देख सकती हो कि इस शहर की दीवार स्टार से बनी हुई है और इन दीवारों
पर सुप्रीम लेवल के मैजिक सर्कल भी मौजूद है। वास्तव में ऐसा शहर काफी प्रोटेक्टिव होगा और इस शहर के दूसरी तरफ मौजूद दुश्मन अंदर नहीं आ सकते, जिस वजह से इस सिटी के अंदर बहुत ही कम लोग प्रवेश कर पाए जिन्होंने पहले अलायंस बनाया था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पहले से ही लोग पहुँच गए होंगे, पर यहाँ इतनी चुप्पी क्यों है? तभी विच बड़े ही प्यार से कहती है कि क्या यहाँ कोई है या फिर हम ही हैं जो पहले यहाँ पहुँचे हैं। शियाओ कहता है कि तुम इस मधुर आवाज से क्या उन देवताओं को बहलाने की कोशिश कर रही हो जो अंदर सोए हुए होंगे? तुम्हारी इस डरावनी आवाज से ओल्ड वार एम्परर भी कहीं कब्र से बाहर ना आ जाए। विच कहती है कि तुम इतनी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? अगर वो बाहर भी आ गए तो तुम उन्हें नमस्ते कहना। वैसे भी इस जगह पर पहुंचना इतना आसान नहीं था और उस पूरी सिटी में जिसे तुम लास्ट डेस्टिनेशन समझ रहे थे, उस वक्त अगर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करती तो तुम कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाते। शियाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बताता है कि यहाँ पास में ही कई सारे स्मॉल टाउन मौजूद है, चलो चलते हैं और उन पर एक नजर मारते हैं। अब हमें पास ही बने हुए एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पहले से ही कई सारे पेटिशनर पहुँच गए थे और ये एक तरह की डी-जुआन टेलीपोर्टेशन सारणी होती है जिस पर वो खड़े हुए थे। शियाओ भी विच के साथ अब वहाँ जाता है। वहाँ पर कई सारे जीनियस मौजूद थे। निंगचुआन और 10 क्राउन चैंपियन पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ शियाओ के दोस्त भी मौजूद थे जिसने काओ युशेंग, चांग गोंगयान और ड्रैगन प्रिंसेस भी होती है। वो सभी शियाओ को देखकर खुश होते हैं और उसके पास आने लगते हैं। शियाओ काओ युशेंग से कहता है कि तुम मुझे पूरे रास्ते नहीं मिले और अब हंस रहे हो। मुझे पूरे रास्ते तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी। तभी एक पेटिशनर विच से बोलता है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हें उस विरासत का एक हिस्सा मिला है। विच रुक जाती है और अब वहाँ पर फेरी उचन भी आ जाती है जो ये देखकर हैरान होती है कि शियाओ को काफी स्ट्रॉन्ग समर्थक मिला है क्योंकि विच की पावर काफी महान थी, इसीलिए फेरी उचन के लिए यह वाकई परेशानी की बात थी। शियाओ भी सोच रहा था कि इस विच के हाथ एक विरासत लगी, पर इस लड़की ने वाकई कई सारे हिडन सीक्रेट छिपाए हुए थे। तभी काओ युशेंग शियाओ के पास आकर बताता है कि यह लड़का एक निर्वासित इमोर्टल है जिसे जीतयान सेक्ट का मेंबर बनने का विशेष अधिकार प्राप्त है। शियाओ कहता है कि मुझे लग रहा है कि यह किसी अन्य विरासत के बारे में बात कर रहा है। अब वहाँ हम तियानशेन एकेडमी के लिन तियान को भी देखते हैं जिसे शियाओ ने पीटा था, इसीलिए वो अपने बिग ब्रदर को बताता है कि यह लड़का वही हुआंग है जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। इसीलिए वो अपने सभी साथियों के साथ शियाओ की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम होंग्यू होता है जो गॉड रियल्म में था। वो विच को इम्प्रेस करना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि फेरी आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती जो आपको 9 हेवन 10 वर्ल्ड की यात्रा करवाऊंगा। मैंने वुलिंटियन के 10 लेवल की कल्टिवेशन की है, फिर भी आपने इस वांग जैसे को अपने साथ क्यों किया हुआ है? विच कहती है कि मैं 9 हेवन 10 अर्थ पर तुम्हारे साथ यात्रा करना चाहती हूँ, पर ये शियाओ ऐसा होने नहीं देगा। शियाओ कहता है कि बेशक मैं सहमति दे सकता हूँ अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। होंग्यू कहता है कि मैंने सुना है कि वांग तुमने लिंग तियान को घायल कर दिया था और तुम्हारे काफी सारे दुश्मन है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ आने नहीं दे सकता। शियाओ बोलता है कि मैंने लिन तियान को हराया, इसीलिए मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। लिन तियान कहता है कि तुम्हारे अंदर का अहंकार बोल रहा है, तुमने थर्ड एल्डर का शिष्य बनने से भी इनकार कर दिया। शियाओ कहता है कि तुम खुद को बहुत ही ऊंचा समझते हो और लोगों के बीच रौब जमाना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूँ। होंग्यू कहता है कि तुम मेरा मजाक बनाना चाहते हो, पर तुम्हारे पास ऐसी योग्यताएं नहीं। शियाओ कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे मेरी औकात दिखाने वाले? अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने पैर को जमीन पर मारकर ओरा को फैलाता है। लोग बातें करते हैं कि वांग होंग फैमिली के यंग मास्टर को चुनौती दे रहा है, जबकि होंग फैमिली वेपन रिफाइनर्स है। होंग्यू यू गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें अपनी पावर का एहसास करवाऊंगा। और वो अपने स्पीयर को बाहर निकालकर शियाओ पर अटैक करने आता है। शियाओ कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मैं सिर्फ अपनी कल्टिवेशन में सुधार करने के लिए इस तियानशेन एकेडमी में शामिल हो रहा हूँ, पर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लोगों को उनकी औकात दिखानी होगी, वरना तियानशेन एकेडमी के कुछ लोग मुझे बुली करने की कोशिश करते रहेंगे। और वो अपने फिंगर से ही उसके अटैक को रोक लेता है और उस पर अटैक करने लगा, जिससे डरकर होंग्यू दूर हो जाता है और गुस्से में कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी होंग फैमिली की पावर का एहसास करवाऊंगा। और उस पर पावरफुल अटैक करने आता है, जिससे उन दोनों के बीच फियर्स फाइट होने वाली थी। पर अब वहाँ थर्ड एल्डर आ जाते हैं जो उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे इस पुराने महल में आखिर युद्ध कैसे शुरू कर सकते हो? होंग्यू कहता है कि हुआंग हम किसी और दिन फाइट
फाइट करेंगे। एल्डर कहते हैं कि तुम सभी यहाँ पहुँच चुके हो, इसीलिए अब तुम सभी लोग मेरे तियाशियन एकेडमी में शामिल हो सकते हो। हम अब फ्यूचर में साथ मिलकर दुश्मन से फाइट करेंगे। तभी वहाँ जोर से बेल बजने लगती है, जो एक बॉर्डर हॉर्न था जो युद्ध के वक्त बजाया जाता है। सभी इससे हैरान होते हैं और सोचते हैं कि यह हॉर्न का साउंड डेजर्ट के बाहरी इलाके से आ रहा है। क्या वास्तव में अब युद्ध शुरू होने वाला है? शियाओ टेलीपैथी पावर के थ्रू थर्ड एल्डर से बात करता है और उनसे कहता है कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने इस एशियन सिटी तक पहुंचने के रास्ते में कई सारे विदेशी जीवों का सामना किया जो बाहरी इलाके से अंदर घुस आए थे और उनकी पावर काफी ज्यादा थी, और उन इविल एलियन ने बॉर्डरलैंड के कई सारे लोगों को कंट्रोल किया हुआ है जिन्हें वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे डर है कि यह जगह कई सारे खतरों से भरी हुई है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि वांग में अभी हाल ही में कई सारे बदलाव से निपट रहा हूँ, इसीलिए मैं इस मामले पर भी ध्यान दूंगा, पर तुम इन बातों को लीक मत होने देना वरना सभी लोगों के बीच घबराहट काफी बढ़ जाएगी। शियाओ उनकी बात समझ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।